सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत 18वें दिन पर आ पहुंचे हैं और आज हम कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक के बाकी के 4 पाठों के प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि भाग 1 में हमने 3 पाठों के प्रश्न उत्तर कर लिए थे और कुल 7 पाठ ही हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इन पाठों को करने के लिए हम आधार बना रहे हैं पिछले वर्षों में आए हुए बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को और साथ ही डीओई द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक को। तो इन प्रश्नों को हम शुरू करें उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं दूसरी इकाई का पाठ 6 कैसे बनती है कविता। और इस पाठ के प्रश्न उत्तरों में सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चित्रकला, संगीत कला या नृत्य कला की तरह कविता लेखन की कला सिखाई क्यों नहीं जा सकती, स्पष्ट कीजिए। यह 3 अंक वाले प्रश्न उत्तरों में आता है, तो कम से कम 3 सांकेतिक बिंदु तो इसमें होंगे ही होंगे। वे बिंदु कौन से हैं? जैसे पहला देखिए, कविता अनुभूति जन्य नैसर्गिक अभिव्यक्ति है, यानी इसको जब हम अनुभव करते हैं तो हमारे उसी अनुभव के आधार पर प्राकृतिक रूप से यह कविता फूट पड़ती है। और अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन में बाह्य उपकरणों जैसे रंग, कूची, कैनवास, वाद्य यंत्रों आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कविता लेखन हेतु देखने की नवीन दृष्टि, पहचानने और प्रस्तुत करने की कला यानी प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, जिसे अभ्यास से केवल निखारा जा सकता है। क्योंकि जो भी कविता लिखते हैं उनमें जन्मजात कुछ ना कुछ ऐसी विशेष प्रतिभा होती ही है जिसे बाद में निखारने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह कला सिखाई नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है, कविता लेखन में छंद से क्या अभिप्राय है? कविता लेखन में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो छंद कविता का अनिवार्य तत्व होता है। वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि के नियमों के अनुसार जो पद्य को व्यवस्थित करने की शैली है उसी को ही छंद कहा जाता है। और इसका महत्व क्या है? छंद के अनुशासन से ही लय का निर्वाह होता है और कविता में गेयात्मकता का पुट आता है, यानी जो छंदबद्ध कविता होगी उसे गाकर भी सुनाया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, कविता के प्रमुख घटकों और उन्हें सीखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो कविता में जो प्रमुख घटक हैं उनमें एक तो है सम्यक भाषा की जानकारी, यानी जिस भाषा में आप कविता लिखने जा रहे हैं उस भाषा की सही सही जानकारी। दूसरा है शब्द भावानुकूल शब्दों का चयन। हम जिस कविता को भी लिखने लगे हैं उस कविता को जिस भाषा में कहने जा रहे हैं उसके शब्दों का चयन हमें सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि हर भाव को दर्शाने वाले शब्द अलग अलग होते हैं। तो सही सही शब्दों का चुनाव करना जरूरी है। और छंद छंद और उसके अनुशासन की जानकारी। मुक्त छंद में भी एक आंतरिक लय होती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि कविता केवल छंदबद्ध नहीं होती, मुक्त छंद वाली कविता भी होती है। मगर मुक्त छंद की कविता में भी एक आंतरिक लय होती है जिससे कि वह हमारे हृदय को छू जाती है। और इसके अलावा बिंब विधान भी होता है। बिंब विधान यानी कविता को पढ़कर हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा उभर जाए। और अनकहा कहने का कौशल, कविता जितना शब्दों के द्वारा कहती है उतना ही उसमें कुछ ना कुछ अनकहा भी होता है जो कविता को पढ़ते ही समझ में आता है। और नवीन दृष्टिकोण, एक ही बात को सामान्य व्यक्ति सामान्य शब्दों में कहता है लेकिन कवि कुछ अलग तरीके से कहता है, क्योंकि उसका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अलग होता है। तो नवीन दृष्टिकोण भी जरूरी है। और आवश्यकता क्या है इसकी? भावों की काव्य रूप में सम्यक, सुचारू और सशक्त प्रस्तुति के लिए ये सारे घटक जरूरी हैं। अगला प्रश्न है,
कविता में बिंब और छंदों की महत्ता को सउदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो बिंब क्या है? वह शब्द चित्र जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियों से अनुभव करके हम देखकर, सुनकर, छूकर या फिर स्पर्श करके या स्वाद लेकर के हम इन पांचों इंद्रियों के अनुभवों के आधार पर जो एक शब्द चित्र अपनी आंखों के सामने उभार पाते हैं, वही बिंब है। और जैसे कि उदाहरण के लिए पंत जी की जो कविता है, तट पर बगुलों से वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इसको पढ़ते ही एकदम से हमारी आंखों के सामने दृश्य बिंब उभर आता है कि किस तरह का वह चित्र रहा होगा, किस तरह का वह दृश्य रहा होगा, जहाँ नदी के किनारे बैठी हुई विधवाएं, वृद्धाएं ध्यान में मग्न होंगी। और अगला है काव्य की संवेदना से जुड़कर रसानुभूति कराना। बिंब रस अनुभूति में हमारी मदद करते हैं। अमूर्त भावों को बोधगम्य बनाना, हम बिल्कुल काल्पनिक विचारों को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं बिंबों के माध्यम से। काव्य में चित्र जैसी कलात्मकता लाना, तो जैसे चित्र को देख करके एक कलात्मक अनुभूति उभरती है, ठीक वैसी ही बिंबों से होती है। और काव्य वस्तु के संप्रेषण का सशक्त माध्यम, संप्रेषण यानी लेखक से, कवि से पाठक तक उसको पहुंचाना। तो इस तरह से बिंबों के माध्यम से यह संप्रेषण आसानी से होता है। अब हम बात करते हैं छंद की। कविता की आंतरिक लय के लिए अनिवार्य तत्व है छंद। और जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पुलकी शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। आपने भरत राम का प्रेम की ये पंक्तियां पढ़ी ही हैं। तो इन पंक्तियों से आप देखिए ठाड़े बाड़े, एक यहाँ पर लयात्मकता भी आ रही है और साथ में प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ निश्चित वर्ण या मात्राओं का होना अनिवार्य है। तो ये बन गया हमारा छंद। कविता में बाह्य अनुशासन हेतु छंद के द्वारा बाहरी रूप से अनुशासन आता है। लय और गेयता भी आती है। मानस पटल पर प्रभावी स्थायी छाप भी इसके द्वारा छोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है, आप अपनी पसंदीदा कविता का उल्लेख करते हुए लिखिए कि उसकी संरचना और भावों में ऐसा क्या खास है कि वह आपकी प्रिय कविता है। तो इसका उत्तर आप अपने पाठ्यक्रम वाली भी किसी कविता को ले सकते हैं आप, या कहीं पहले छोटी कक्षाओं में कोई पढ़ी हुई कविता है उसको भी ले सकते हैं। किसी भी पसंदीदा कविता का वर्णन कीजिए और फिर बता दीजिए कि उसमें ऐसा क्या खास है। तो इसके लिए आप ये ऊपर जो हमने तत्व पढ़े थे, उन तत्वों का जिक्र भी कर सकते हैं कि ये सारे घटक इसमें हैं और यह कविता हृदय को छू जाती है, इससे हमारी आंखों के सामने बिंब उभरता है, इसमें छंद है या फिर इसमें आंतरिक लय है, ये हमारे मानस पटल पर प्रभावी स्थायी छाप छोड़ती है। इस तरह से जो बातें हमने पहले वाले प्रश्नों में बताई हैं, उनमें से आप कोई भी बातें यहाँ पर बता सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कविता शब्दों से खेलने का प्रयास है कैसे? उदाहरण लिखिए। क्योंकि देखिए शब्दों के पर्याय कविता में नहीं होते। यदि कहीं पर कविता में तुकबंदी बनती है द्वार के द्वारा, द्वार, बाहर, आभार, कुछ इस तरह से शब्द बन रहे हैं, आप द्वार की जगह दरवाजा लिख दें तो कभी भी वो तुकबंदी तो नहीं बनेगी। तो इसीलिए शब्दों से मेलजोल या खेलना कविता की पहली शर्त है। शब्द भावों को आकार देने का माध्यम है। तुकबंदी के प्रयास से रचनात्मक विकास होता है। शब्दों के साथ खेलने से उनके भीतर छिपे अर्थ के नए नए आयामों का खुलना होता है। क्योंकि शब्द कभी भी एक दूसरे के पर्याय नहीं होते। कहीं पर हम नमस्कार शब्द प्रयोग करते हैं, कहीं नमस्ते, कहीं प्रणाम, और यह आयु वर्ग के हिसाब से बदल जाता है। तो इसीलिए शब्दों से जब हम खेलते हैं तो उनके भीतर छिपे हुए नए नए अर्थ भी हमारे सामने खुलते हैं। उदाहरण दिया गया जैसे, अगर कहीं मैं तोता होता, तोता होता तो क्या होता? तोता होता। हाँ, यहाँ तोता एक सांस्कृतिक और व्यंग्यार्थ है और उसी से अर्थ में गूढ़ता है, एक गंभीरता है, और ध्वनि ता के दोहराव से कविता सुनने में अलग लगती है।
क्योंकि आप देखिए ना बार बार ता आ रहा है, तोता होता तोता होता। तो यहाँ पर ता के दोहराव से सुनने में कविता अलग लगती है। तो ये तो एक उदाहरण दिया गया है। आप इसी तरह से अपने पाठ्यक्रम की किसी कविता को उदाहरण दे दीजिए, वह भी स्वीकार्य होगा। अगला प्रश्न, कविता लेखन के संबंध में कौन से दो मत मिलते हैं? आप स्वयं को किस मत का समर्थक मानते हैं और क्यों? तो दो मत क्या है? पहला मत तो ये कहता है कविता लेखन की कला सिखाई या बताई नहीं जा सकती, क्योंकि काव्य नैसर्गिक भावाभिव्यक्ति का परिणाम है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक रूप से जो हमारे मन के अंदर भाव उठते हैं उन्हीं को ही हम व्यक्त करते हैं कविता के द्वारा। इसीलिए यह तो जन्मजात हुआ, प्राकृतिक हुआ, इसको सिखाया जाना संभव नहीं। लेकिन दूसरा मत ये कहता है काव्य लेखन प्रशिक्षण से सिखाया जाना संभव, कि जैसे हम अलग अलग कलाएं सीखते हैं, चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, ठीक उसी तरह से काव्य लेखन की कला भी हम सीख सकते हैं, दूसरा मत ये कहता है। और इसका कारण आप अपनी इच्छा से बता सकते हैं, इसके लिए भी आपके अपने विचार भी मान्य होंगे। अगला है, शब्दों से जोड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। कथन के संदर्भ में कविता लेखन में शब्दों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ भी शब्दों से जोड़ने की बात की जा रही है। तो शब्द वाली जो बातें हमने पहले पढ़ी थी वही की वही दोबारा बता देनी है। शब्द कविता के मूल आधार होते हैं, कविता लेखन के प्राथमिक उपकरण होते हैं। शब्द भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। शब्दों से खेलना अर्थात उनसे मेल जोल बढ़ाना और उनके अंदर छिपे हुए अर्थ की परतों को खोलना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, कविता में प्रचलित प्रवृत्तियों की सही जानकारी मिलती है, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस काल में कविता रची गई उस कविता को पढ़कर उस काल की मुख्य मुख्य विशेषताओं का भी हमें पता चल जाता है। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे कि कविता अपने समय विशेष की उपज होती है, उसके घटक परिवेश संदर्भों से ही परिचालित होते हैं। उसका स्वरूप समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? जैसे भक्ति काल में भक्ति विशेष कविताएं रची गई, तो रीति काल में श्रृंगार प्रधान कविताएं रची गई, आधुनिक काल में राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं रची गई। तो यानी समय के साथ साथ कविता का स्वरूप बदलता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की सही जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए अकाल और उसके बाद कविता, तो ये तो एक उदाहरण दिया गया, आप ऐसे कोई भी उदाहरण दे दीजिए, वह भी मान्य होगा। अगला प्रश्न, कविता में बिंब और छंद की क्या उपयोगिता होती है? तो इसमें बिंब और छंद का महत्व बताना है। तो शब्दों द्वारा अभिव्यक्त ना किए जा सकने वाले भावों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है बिंब, और कविता में लय और शब्दगत अनुशासन लाने में सहायक है छंद। तो इसीलिए इन दोनों की ही बहुत अधिक महत्ता है, उपयोगिता है। अगला प्रश्न, कविता कैसे बनती है, स्पष्ट कीजिए। तो विचारों एवं भावनाओं की अनुभूति जन्य सहज अभिव्यक्ति से कविता बनती है। यानी जब हमारे मन के अंदर कोई भी विचार उभरते हैं या भावनाएं जन्म लेती हैं, तो उससे जो हम अनुभव करते हैं उसी को ही स्वाभाविक रूप से कविता के रूप में व्यक्त कर देते हैं। शब्द, लय, ताल, छंद, बिंब, प्रतीक आदि के प्रयोग से कविता बनती है। परिवेश के अनुसार भाषा एवं भाव की अभिव्यक्ति से कविता बनती है, और तादात्म्य अभिव्यंजना से, यानी उसके साथ अपने आप को एक बार जोड़ लो और फिर उसकी अभिव्यक्ति करो, तो इस तरह से कविता बनती है। अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, और वह है 7वां पाठ, नाटक लिखने का व्याकरण। इसका पहला प्रश्न, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही क्यों लिखे जाते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि दर्शक या प्रेक्षक का वर्तमान में ही उपस्थित होना होता है। दर्शक या प्रेक्षक हमेशा वर्तमान में ही होंगे और उन्हें घटना से अवगत कराना पड़ता है। तो भूतकाल अथवा भविष्य काल की घटनाओं को नाटक में वर्तमान काल में ही मंच पर मंचित होना होता है या संयोजित होना होता है या फिर उनका अभिनय किया जाता है। तो इसी कारण दिशा निर्देश
सदैव वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं से जुड़ी कहानियों को नाटक के माध्यम से वर्तमान काल में प्रस्तुत करना। तो यदि मान लीजिए कोई मुगल काल का भी नाटक दिखा रहे हैं, तो भी निर्देश तो ऐसे लिखे जाएंगे कि इस समय अनारकली आती है या अकबर आता है या सलीम आता है। तो आता है या वो यह करता है, वह यह कहता है, इस तरह से ही वहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि उसका अभिनय तो वर्तमान में ही करना है ना। अगला प्रश्न है, स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार क्लिष्ट भाषा में भी लिखे गए संवाद दर्शकों तक आसानी से संप्रेषित हो जाते हैं। उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार, यानी जिस तरह का नाटक है, यदि वह मुगल काल का है या फिर वैदिक काल का है, उस समय का परिवेश ही ऐसा था कि सामान्य रूप से ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता था जिसे हम आज के समय में कठिन समझते हैं, परंतु वह क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा भी आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि वो भाव हमारे मन पर छा जाते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या देंगे? मानस अंतः पटल पर स्थायी छाप। उन संवादों के द्वारा यदि मनुष्य के हृदय पर एक स्थायी छाप छूट जाती है, तो भी अर्थ आसानी से उनको समझ में आ जाता है। स्थिति, परिवेश और पात्र के अनुरूप प्रयुक्त भाषा से ही भाव अभिव्यक्ति। यदि कोई पात्र बहुत अधिक पढ़ा लिखा दिखा रहे हैं, तो उसकी भाषा बहुत ज़्यादा समझदारी वाली और पढ़े लिखों जैसी होगी, और यदि कोई अनपढ़ पात्र दिखाया जा रहा है, तो उसकी भाषा स्थानीय भाषा जैसी होगी। तो इस तरह से जैसा पात्र है, जैसा उसका परिवेश है या स्थिति है, उसी के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी से ही भाव अभिव्यक्ति अच्छे से होती है। दर्शकों का पात्रों तथा उसके संवाद से साधारणीकृत होना, यानी दर्शक पात्र और उसके संवादों से अपने आप को जोड़ पाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे ये हमारे ही साथ का कोई व्यक्ति है जो बात कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए महाभारत रामायण के संवाद या जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संवाद, ये तो कुछ उदाहरण है। ऐसे आप अपनी मर्जी से किसी भी नाटक के उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक लिखते समय मंचन की दृष्टि से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो नाटक लिखते समय मंचन की दृष्टि से एक तो कथानक पर ध्यान देना चाहिए, समय सीमा पर, संकलन त्रय यानी देश काल और वातावरण का संकलन, इनका एक दूसरे से सही संबंध, और रंगमंच और अभिनेता और पात्रों के अनुकूल संवाद और भाषा शैली पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, नाटक का वास्तविक अनूठापन उसके दृश्य श्रव्य काव्य होने में ही है, कैसे? 3 बिंदुओं में अपने तर्क लिखिए। दृश्य काव्य क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है, क्योंकि नाटक मंच पर ही दिखाया जाएगा, तो इसीलिए कहा गया कि उसका अनूठापन उसके दृश्य काव्य होने में कैसे है। दृश्य काव्य होने के कारण साहित्य की अन्य विधाओं से यह बिल्कुल अलग है। साहित्य की अन्य विधाएं लिखित रूप में ही पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं, पर नाटक की अंतिम परिणति मंचन में ही निहित है। जब तक नाटक को मंच पर दर्शाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, उसका अभिनय नहीं किया जाता, तब तक वह पूरी तरह से अपने भाव को दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकता। पढ़ने सुनने के साथ देखने के तत्वों को समेटने वाली विधा होने के कारण ही इसमें यह अनूठापन है, और इसी कारण इसको दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, एक सशक्त नाटक किन तत्वों की उपस्थिति से बनता है? उदाहरण लिखिए, यानी नाटक के तत्व बताने हैं। तो जैसे आपने कविता के तत्व समझे थे, ठीक उसी तरह से नाटक के भी तत्व हैं। प्रभावपूर्ण कथानक, समय सीमा, क्रियात्मक दृश्यात्मक संवाद, देश काल वातावरण, रंगमंचीयता और अभिनेयता, नायक प्रतिनायक की उपस्थिति से उत्पन्न द्वंद्व और टकराहट। यह थोड़ा सा अलग है, द्वंद्व और टकराहट, क्योंकि यदि एक पात्र ने कहा बैठ जाओ, दूसरा चुपचाप बैठ गया, कहो कहने लगा, चुप हो जाओ, चुप हो गया, तो मजा सा नहीं आएगा। मजा तभी आएगा जब विचारों में आपसी टकराव होगा, एक दूसरे से
असहमति होगी, इसी से ही नाटक फिर आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इसमें ध्वनि योजना, प्रकाश योजना अलग से भी बिंदु डाल सकते हैं, वरना रंगमंचीयता और अभिनयता में हम इसे भी शामिल कर ही लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक की रचना और प्रस्तुति का सबसे सशक्त माध्यम क्या और क्यों है? तो क्या के लिए तो उत्तर बनता है रंगमंच, क्योंकि नाटक की रचना और प्रस्तुति रंगमंच के माध्यम से ही होती है। और यह क्यों है? क्योंकि रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, अस्वीकार और टकराहट के मंचन का प्रभावी माध्यम है, मंच पर सफल प्रस्तुति के बाद ही नाटक की पूर्णता होती है। अगला प्रश्न है, यह क्यों कहा जाता है कि नाटक ही एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है? किसी ऐतिहासिक या पौराणिक नाटक के उदाहरण से इसे स्पष्ट कीजिए। तो नाटक एक दृश्य काव्य है जिसकी सफलता मंचन पर ही निर्भर होती है। मंच पर प्रस्तुति सदैव वर्तमान में ही होती है और दर्शक का वर्तमान में ही उपस्थित होना, प्रेक्षक को घटना से अवगत कराना। जैसे उदाहरण के लिए नाटक का नाम लिया यहाँ पर अंधा युग, आप ऐसे ही चाहे तो प्रसाद के किसी नाटक का नाम ले लो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जो आपने पढ़ रखा हो किसी भी नाटक का नाम आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। तो कारण वही है जो हमने अभी पिछले प्रश्न में बात की, रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक का सशक्त बनना होता है। नायक प्रतिनायक की उपस्थिति से नाटक में द्वंद्व का विकास होता है। तो द्वंद्व और टकराहट के द्वारा ही फिर नाटक आगे बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नाटक में परस्पर विरोधी विचारधाराओं का संवाद आवश्यक क्यों होता है? तो वही वाला ही कारण है इसमें भी कि रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, नाटक में दो विरोधी चरित्रों के विचारों में टकराहट स्वाभाविक है, परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण नाटक में अस्वीकार की स्थिति से रोचकता आती है, द्वंद्व, असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध तथा अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की अधिकता से नाटक सशक्त बनता है और द्वंद्व नाटक को गति देने और दर्शक पाठक को अंत तक जोड़े रखने में सहायक होते हैं। दर्शक पाठक यानी दर्शकों को या फिर पाठकों को, जिसको भी हम कहना चाहें, तो उन्हें अंत तक जोड़े रखने में भी द्वंद्व सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द या भाषा की दृष्टि से नाटककार के लिए क्या जरूरी है? तो शब्द या भाषा की दृष्टि से नाटककार के लिए क्या क्या जरूरी होगा, ये पूछा गया है। तो शब्द जो है नाटक का शरीर होते हैं और संक्षिप्त सांकेतिक शब्दों के प्रयोग का ज्ञान जो वर्णित न होकर क्रियात्मक हो, और शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता हो जो शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। शाब्दिक अर्थ से मतलब है अभिधा शक्ति द्वारा, और व्यंजना का मतलब व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा। तो यानी जो कुछ कहा गया उसके पीछे छिपे हुए भाव को जो उभार करके स्पष्ट कर दे, वही नाटक अधिक स्पष्ट, अधिक सशक्त नाटक कहा जाता है। अगला है, नाटक के तत्वों का उल्लेख करते हुए बताइए कि नाटक में समय का बंधन क्यों होता है? तो नाटक के जो मुख्य तत्व हैं वो वही हैं जिनकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। कथानक, संवाद, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, अभिनेयता, उद्देश्य, भाषा शैली, ये सारे नाटक के तत्व हैं। इसमें समय का बंधन जरूरी इसलिए है क्योंकि दर्शक को अंत तक बांधे रखने के लिए, नाटक को निश्चित अवधि में सीमित करने के लिए और वातावरण को बोझिल होने से बचाने के लिए समय का बंधन जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर और वो है 8वां पाठ, कैसे लिखें कहानी। कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका कौन सा है? उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें पात्रों के चरित्र चित्रण का तरीका बताना है। तो
उस पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे स्पष्ट किया जा सकता है? पात्रों के संवाद द्वारा या क्रियाकलापों के द्वारा। कभी कभी स्वयं कहानीकार भी वर्णन करके पात्रों के चरित्र का चित्रण कर देता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, कफन कहानी में घीसू और माधव का संवाद, या फिर सर्दी से ठिठुरते हुए व्यक्ति को देखकर किसी पात्र का उसे कंबल दे देना, चाय पिलवा देना। और या एक और उदाहरण है, एक मित्र द्वारा अपनी या दूसरे की समस्या के समाधान के लिए अपने किसी तीसरे मित्र के पास जाना। तो ये जो क्रियाकलाप हम देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति संवेदनाएं हैं, उस दूसरे के लिए उसके मन में सहानुभूति का भाव उभर रहा है। तो उसके चरित्र का हमें पता चल जाता है। अगला प्रश्न, कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। आदिकाल से ही कहानी मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हर आदमी में कहानी कहने का मूल भाव निहित होता है। हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही कोई ना कोई कहानी बनाते हैं, सुनाते हैं। छोटी छोटी बातों में ही कहानियाँ हम बनाने लगते हैं। तो कहानी कहने का मूल भाव तो निहित होता ही है। अगला, कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा क्यों है? अपने अनुभव की किसी कहानी के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तो कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा है, यानी अविभाज्य जिसको विभाजित ना किया जा सके, अपने शरीर से अलग ना कर सकें, अपने जीवन से जिसे हम अलग ना कर सकें। तो आदिकाल से ही कहानी मानव जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हर आदमी में कहानी कहने का मूल भाव निहित है। और अपने अनुभव की कोई कहानी, ये आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं, कोई भी कहानी। जैसे मान लीजिए आपने कोई फिल्म देखी, उस फिल्म को बहुत संक्षेप में, सार रूप में आप बता रहे हैं, वह भी कहानी हो गई, आपके अपने शब्दों में बताई गई। आपने कभी कहीं कोई घटना देखी, उस घटना को दूसरे को बता रहे हैं, वह भी एक कहानी हो गई। तो आप अपनी मर्जी से, अपने अनुभव से कोई भी कहानी ले सकते हैं और उसका उदाहरण दे सकते हैं। और कोई नहीं तो आप अपने पाठ्यक्रम की इसी कहानी को भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहानी देखी, यह खाना बदोश या प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, तो उसका भी उदाहरण लेकर के कह सकते हैं कि इस तरह के हमने पात्र अपने जीवन में भी देखे हैं और ऐसा हमने अनुभव किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी भी कहानी के चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स से आप क्या समझते हैं, उसका होना आवश्यक क्यों है? 2 बिंदुओं में लिखिए। तो क्लाइमैक्स की जरूरत को बताना है। चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स कहानी का महत्वपूर्ण नाटकीय मोड़ होता है और वहां पहुंचकर पाठक की जिज्ञासा या कौतूहल चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और यह क्यों आवश्यक है? कथानक को भावनात्मक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, कथानक में रुचि बनाए रखने और बढ़ाने के लिए, कहानी के प्रभाव को स्थापित करने के लिए, पाठक की जिज्ञासा और कौतूहल बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, कहानी के केंद्रीय बिंदु को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि कहानी लेखन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। तो कहानी के केंद्रीय बिंदु की यदि हम बात करें तो केंद्रीय बिंदु होता है इसका कथानक या कथा वस्तु। प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों की संक्षिप्त रूपरेखा जो भी दी जाती है उसी को हम कथानक कहते हैं। और इसमें ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, ये अलग पंक्ति में आना चाहिए था। ध्यान रखने योग्य बातें हैं, कहानी का प्रारंभिक नक्शा या कथानक की रूपरेखा बनाना, कथानक में प्रारंभ, अंत और मध्य के साथ द्वंद्व की रचना करना, और कथानक के अनुसार संवाद और पात्रों की सर्जना करना, और क्लाइमैक्स पर विशेष ध्यान देना। अगला प्रश्न, कहानी में पात्रों का महत्व स्पष्ट करते हुए अपनी किसी पसंदीदा कहानी के प्रमुख पात्र की चर्चा करते हुए लिखिए कि कहानीकार ने उसकी रचना में किन बातों का विशेष ध्यान रखा है। तो पात्र कहानी का जीवंत तत्व होते हैं। कहानी पात्रों पर ही निर्भर होती है और पात्रों से ही घटनाक्रम का विकास होता है। आगे था
अपनी पसंदीदा कहानी के प्रमुख पात्र की चर्चा करनी है। तो इसके लिए आप कोई भी एक कहानी जो आपने पढ़ रखी हो उसे चुन सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने हरगोबिंद वाली संवदिया कहानी अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी है। तो संवदिया कहानी में हरगोबिंद मुख्य पात्र है, कहानी के प्रत्येक घटनाक्रम में मौजूद है। उसके भीतर की कोमलता और संवेदनशीलता की प्रभावशाली प्रस्तुति की गई है। अगला प्रश्न, कहानी को रोचक बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? पढ़ी हुई किसी कहानी के उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट कीजिए। तो कहानी की रोचकता बनाए रखने के लिए कथानक और उसमें प्रयुक्त देश काल, वातावरण, स्थान, पात्र, संवाद आदि का ध्यान रखना पड़ता है। इसी से ही कहानी रोचक बनती है। और कथानक में द्वंद्व और क्लाइमैक्स या फिर क्लाइमैक्स को चरमोत्कर्ष भी कहते हैं, इसका ध्यानपूर्वक चित्रण किया जाना चाहिए। कहानी की रोचकता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आप यहाँ पर उदाहरण के लिए चाहे तो वही संवदिया कहानी ले लो या प्रेमचंद की कहानी हामिद वाली जो है पहली पहली कहानी ईदगाह, उसे ले लो। या फिर टॉर्च बेचने वाले, मतलब जो भी आपने 11वीं 12वीं में कहानियाँ पढ़ी हैं उनमें से जो कहानी आपको याद आती है किसी का भी उदाहरण ले लो। अगला प्रश्न है, कहानी लेखन में संवादों का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो संवाद के महत्व की बात हो रही है, यानी संवाद कहानी को गति प्रदान करते हैं, पात्रों के चरित्र चित्रण में भी सहायक होते हैं, पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने में भी सहायक होते हैं, पात्रों को कहानी में स्थापित एवं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथाकार की प्रतिक्रिया या कहानी की कोई घटना जिसे दिखाया ना जा सके संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। और पात्रों की विभिन्न स्थितियों का परिचय संवादों से ही मिलता है। अगला प्रश्न, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। प्रारंभ, मध्य और अंत तक की सभी घटनाओं का मूल आधार होता है। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा है। कहानी के अन्य तत्व कथानक पर ही आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कहानी में संवादों का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो संवादों के बिना पात्रों की कल्पना ही मुश्किल है और संवाद पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने में सहायक है। संवादों से ही कहानी को गति मिलती है और पात्रों का चरित्र निर्धारण होता है। और पाठकों की रुचि बढ़ाने और बनाए रखने में संवाद सहायक होते हैं। कहानी को भावनात्मक ऊंचाइयों पर ले जाने में भी संवाद जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी क्या है? कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो कहानी जीवन के किसी अंश, घटना या पात्र की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कहानी प्रामाणिक और रोचक यदि हमें बनानी है तो उसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? एक तो कथानक का, पात्र का, संवाद का, द्वंद्व, देश काल और वातावरण का, चरम उत्कर्ष का और भाषा शैली तथा उद्देश्य की भावपूर्ण प्रस्तुति का ध्यान हमें रखना होगा। मतलब जो कहानी के तत्व हैं उन सभी तत्वों पर हमें ध्यान देना होगा, तभी कहानी प्रामाणिक और रोचक बन पाएगी। तो अब अगला पाठ है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। इसका पहला प्रश्न बनता है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है? तो इसके उत्तर में हमें बताना होगा कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुककर एक रूपरेखा प्रदान करें। उसके बाद शानदार तरीके से अपने विषय की शुरुआत करें। दूसरा है, उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए यह भी दिमाग में पहले से होना आवश्यक है। तीसरा, जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। सुसंबद्धता किसी भी लेखन का बुनियादी तत्व होता है। और चौथा, किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल होना भी आवश्यक है। और पांचवा बिंदु बनता है, आत्मपरक लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि निबंधों और अन्य लेखन में
मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है, मना होती है। अगला प्रश्न, आलेख या फीचर लेखन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो आलेख या फीचर की भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए और इनमें नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए। इसमें किसी बात पर बार बार दोहराना नहीं चाहिए और यह नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए और इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ ही अब आपने अभिव्यक्ति और माध्यम के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जान लिए और आप अंत तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लिया होगा। हाँ, बेल आइकन को नहीं दबाया तो वो ज़रूर दबा लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो सभी का इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।